हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम अपने पॉलिटी के पार्ट 11 को डिस्कस करते हैं, जहां पर हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ अ मिनिस्टर लूजेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन देन, अर्थात यदि कोई मंत्री अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे। लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, ओनली प्राइम मिनिस्टर एंड दैट मिनिस्टर रिजाइन, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन, द मिनिस्टर रिजाइन। तो इसका सही आंसर होगा द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन। ठीक, देखिए पहली बात तो समझते हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। जो आर्टिकल 75 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर भी आता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होगी वो लोकसभा के प्रति, ठीक, सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी, राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति। ठीक, काउंसिल का हर एक मिनिस्टर, इवन प्राइम मिनिस्टर, ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगा और जिम्मेदार होगा। लोकसभा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उनका जवाब देंगे। ठीक, और सभी मेंबर्स जो हैं इस प्रकार से जो मिनिस्टर्स हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस शो करते हैं। ठीक, नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास हो जाने का ये मतलब होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ये लोकसभा में पास हो गया, पहली बात तो क्या ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। ठीक, अगर ये लोकसभा में पास हो गया तो इसका मतलब क्या है कि लोकसभा के मेंबर्स जो है वो मिनिस्टर्स में विश्वास नहीं रखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिजाइन करेगी पीएम के साथ। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल रिजाइन। ठीक, ये आता है आर्टिकल 75 से। मैंने बहुत जगह डिस्कस किया है आर्टिकल 75 क्योंकि यही कोर है इस बात का। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और इसमें बहुत सारे प्रावधान है, इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती हैं। ठीक, और इसी से निकलता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे संविधान में कोई लिखा हुआ प्रावधान नहीं है, बस एक तरह से ये एक पद्धति चली आ रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इज अपॉइंटेड बाय, अर्थात जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब पूरी बात को हम समझते हैं। जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी होती है अर्थात लोक लेखा समिति को कहते हैं, लोक लेखा समिति। ठीक, लोक लेखा समिति में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ विच 15 जो होते हैं ये लोकसभा से आते हैं और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। ठीक, इन सभी जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, कितने समय तक वो इस कमिटी के अंदर रहते हैं? 1 साल तक। इस कमिटी के वो मेंबर केवल 1 साल तक बने रह सकते हैं। मतलब ये लोक लेखा समिति होती है, इसका जो जीवन का होता है केवल 1 साल होता है। 1 साल बाद फिर से लोक लेखा समिति गठित की जाएगी। ठीक है, जो इसका चेयरमैन होता है ना, चेयरमैन, वो स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन बनेगा। स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन बनेगा। और ये पद्धति भी चली आ रही है, मतलब एक तरह से नॉर्म जिसे फॉलो करते हुए हम चले आ रहे हैं, कोई रूल नहीं है। क्या होता है, अपोजिशन के किसी मेंबर को बनाया जाता है। ठीक, ऐसा क्यों किया जाता है? जब अपोजिशन के मेंबर को बनाया जाएगा तो जो लोक लेखा समिति होती है इसका कार्य जो होता है वो होता है कैग, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट, उसकी जांच करना। ये
जो लोक लेखा समिति होता है उसका कार्य होता है। और अगर अपोजिशन के मेंबर को बनाया जाएगा उस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, तो जो जो भी फाइंडिंग्स आएंगी वो बिल्कुल जेन्युइन मानी जाएंगी। ठीक, अब सरकार कोई खर्चा कर रही है और उसका जांच सरकार के लोग करें तो रिपोर्ट तो सही ही देंगे, लेकिन जब अगर अपोजिशन के जो मेंबर हैं वो उस रिपोर्ट की जांच करें कि सरकार क्या खर्चा कर रही है, कैसे चीजों को कर रही है, और वो रिपोर्ट दें कि नहीं सरकार सही कर रही है, सारे जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सारे सही हैं, तब लोगों का भरोसा होगा हाँ कि नहीं हमारी सरकार सही रन कर रही है। तो इसलिए ये एक पद्धति चली आ रही है कि जो स्पीकर होता है वो अपोजिशन के किसी मेंबर को जो लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष बनाता है। ठीक, और लोक लेखा समिति का कार्य होता है जो एनुअल रिपोर्ट होती है कैग की उसकी जांच करना। ठीक, तो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक और बात कि इस जो कमेटी होती है इसमें किसी मिनिस्टर को मेंबर नहीं बनाया जाता। अब आप समझ होंगे मिनिस्टर को मेंबर भी क्यों नहीं बनाया जाता। अब उन्हीं के खर्चों की तो जांच हो रही है और वही मेंबर बन जाए उस समिति में, तो क्या मतलब है, तो इसीलिए किसी भी मिनिस्टर को मेंबर नहीं बनाया जाता। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के हम अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही अज्यूम्स ऑफिस, अर्थात भारत के राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल में प्रवेश से पूर्व कौन शपथ दिलवाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट पहली बात किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, आर्टिकल 52 टू 61। आर्टिकल 52 टू 61 में प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। ठीक, तो क्या क्या बातें की गई हैं, जैसे आर्टिकल 53 टू 61 है, सॉरी आर्टिकल 53 टू 61। आर्टिकल 53 जो है ना वो कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होगा। पहली बात तो आर्टिकल 53 कहता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए हमारे देश का। फिर आर्टिकल 54 ये कहता है उसके इलेक्शन का प्रावधान करता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कि जो इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी आते हैं, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं शामिल होता। ठीक, तो ये होता है इलेक्शन का प्रावधान। ठीक, और ये आर्टिकल 54 में दिया गया है। ठीक, आर्टिकल 53, 54। आर्टिकल जो 60 होता है वो ओथ से संबंधित होता है, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, ये और ये पूछा गया है कि कौन कराता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं। ठीक, आर्टिकल 61 जो होता है, जो आखिरी आर्टिकल होता है प्रेसिडेंट से संबंधित, वो ये कहता है महाभियोग की बात करता है कि अगर राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट करना है, हटाया जाना है, महाभियोग करना है, तो हमें किस आर्टिकल को फॉलो करना होगा, आर्टिकल 60। ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसीलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये आर्ट तो इस प्रकार से। हाँ, एक बात यही बतानी थी। हाँ, आर्टिकल 60 जो महाभियोग है ये कहाँ से लिया गया है, आप मुझे कमेंट्स करके ये बात बताएंगे और कमेंट बॉक्स में कि जो महाभियोग का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति बहुत लोगों की नियुक्ति करते हैं, जिसमें से एक तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक, इनकी नियुक्ति करते हैं। और किसकी नियुक्ति करते हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है यूपीएससी, उसके चेयरमैन और अध्यक्ष की नियुक्ति, उसके चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति करते हैं। जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के महा नियंत्रक लेखा परीक्षक, उनकी नियुक्ति करते हैं। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक, उनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। और जो फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस
कमीशन, उसके अध्यक्ष और मेंबर्स की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। और जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो कमांडर्स होते हैं, जो सबसे हेड होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट। ठीक, प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं? कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक, जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। जो प्राइम मिनिस्टर्स और अदर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होता है, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे जो अदर मिनिस्टर होते हैं, उनकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन उनके बारे में रिकमेंडेशन कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देता है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो दिल्ली का सीएम होता है, सीएम ऑफ दिल्ली, किसी और जगह की नहीं, केवल दिल्ली के सीएम की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली में सीएम का प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और जो एम्बेसडर होते हैं अलग अलग देशों में भारत के, जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर होते हैं। ठीक, अलग अलग देशों में एम्बेसडर और हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं उस देश में, और दूतावास में इनका ऑफिस होता है, तो ये भी प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप हमने जान लिया कि प्रेसिडेंट किन लोगों को अपॉइंट करता है, नियुक्ति करने का अधिकार होता है। ठीक, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन, अर्थात जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का सिद्धांत है वह किस देश से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रशिया। ठीक, जो रशिया है उससे हमने एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं और एक द आइडिया ऑफ जस्टिस लिया हुआ है। जो रशियन रेवोल्यूशन था वहां से हमने आइडिया लिया जस्टिस का। और जस्टिस कहाँ कितने प्रकार की होती हैं? सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, एंड पॉलिटिकल। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन प्रकार की जस्टिस जो होती हैं ये ली गई थी रशियन रेवोल्यूशन से। जो साउथ अफ्रीका है उससे क्या लिया गया है? अमेंडमेंट। हमारे संविधान में जो भी अमेंडमेंट होते हैं उसका जो तरीका है हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। साउथ अफ्रीका से एक और चीज ली हुई है हमने। ठीक, वो लिया है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा होते हैं ना, राज्यसभा में जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है ना, उनका तरीका जो है वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा में जो मेंबर्स का इलेक्शन होता है। वहीं कनाडा से हमने लिया है फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका मतलब होता है हमारे देश में फेडरल गवर्नमेंट होगी, मतलब सेपरेशन होगा स्टेट और गवर्नमेंट के बीच उनकी पावर्स में, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास होगी? सेंटर के पास। और इसी से संबंधित कुछ और भी बातें रख दी गई। जब स्ट्रॉन्ग सेंटर रखना है तो क्या करना है? उसके पास रेसिडुअल जो पावर है वो भी दे देना है उन्हें। रेसिडुअल पावर मतलब ऐसी पावर्स जो कि संविधान में कहीं नहीं लिखी है। ठीक, अगर ऐसी कोई नया फंक्शन आता है तो वो सेंटर एक्सरसाइज करेगा। ठीक, फिर आता है जो गवर्नमेंट का गवर्नर जो होते हैं अलग अलग स्टेट में, वो सेंटर ही नियुक्त करता है। वो कौन किसकी ओर से? सेंटर की ओर से नियुक्ति होती है। कहां पर होती है? स्टेट्स में। जो स्टेट्स में गवर्नर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक, और एक और फंक्शन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 में आता है। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइज करता है इंपॉर्टेंट मुद्दों पे, जिसपे प्रेसिडेंट कहता है एडवाइस देने के लिए। तो ये होता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि आर्टिकल 143 में है। ये भी कनाडा से लिया गया है। यूएसए से क्या क्या लिया गया है? यहां से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, प्रीएम्बल जो होता है। प्रीएम्बल के बाद हमने जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो कार्य होते हैं, ठीक, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के कार्य, इवन जो इम्पीचमेंट होता है, रिमूवल होता है प्रेसिडेंट का, वो भी यहीं से लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि महाभियोग,
अभी किस आर्टिकल में इसकी बात की गई थी? आर्टिकल 61, ठीक है, वहां पे इसको रखा गया है। और फिर अगर ये पूछा हाँ, जुडिशरी से संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो जुडिशरी स्वतंत्र होती है ना हमारे देश में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो यहीं से लिया गया है। और जो रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। तो आप देख पाएंगे जो जुडिशरी से संबंधित प्रावधान है वो यूएसए से है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जो प्रावधान है वो यूएसए से है, और फंडामेंटल राइट्स और प्रीएम्बल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लिया। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अर्थात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 63। तो देखिए मैं इसे कुछ ऐसे याद करता हूं कि आर्टिकल 52 टू 61 ये कौन है? प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, ठीक, लेकिन बात करता है ये, यहाँ पूछा जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट, तो एक आर्टिकल छोड़ दिए, 61 का 62 छोड़ दिए, अब सीधे किस पर? ये आर्टिकल 63 ये सब प्रावधान करता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। मैं इसे कुछ ऐसे याद रखता हूँ, ठीक। जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है हमारे संविधान में कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। पहली बात तो अभी मैं इस बात पे बता रहा था कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित प्रावधान है कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिया गया है, ठीक। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, ठीक। इसका मतलब होता है पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। चुनाव केवल वाइस प्रेसिडेंट का होता है। जब वाइस प्रेसिडेंट चुन करके आ जाते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि अब आप राज्यसभा के भी पदेन अधिकारी हैं, आप ही राज्यसभा का संचालन करेंगे, ठीक। लेकिन ये मेंबर नहीं होता। बड़ी बात ये याद रखनी है कि ये मेंबर नहीं होते राज्यसभा के, नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि इन द कंटेक्स्ट टू द इंडियन पॉलिटी व्हाट इज जीरो आवर? अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? तो इंटरवल है मॉर्निंग इवनिंग के बीच? नहीं। When proposal of opposition are considered? नहीं। When money bill is introduced in Lok Sabha? नहीं। When matters of utmost importance are raised? बिल्कुल सर, ये होगा ऑप्शन डी। तो देखिए जीरो आवर होता क्या है, पूरी बात समझते हैं। जीरो आवर नाम में लिखा है आवर, तो 1 आवर इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब 60 मिनट तक ये चलता है जीरो आवर, ठीक। कब शुरू होता है? ये दोपहर में एग्जैक्ट 12 बजे शुरू किया जाता है, 12 से 1 बजे तक चलेगा अगर 1 घंटे चलना है इसे, ठीक। फिर ये इन्वेंशन है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की, मतलब खोज है, इन्वेंशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये हमने किसी देश से अडॉप्ट नहीं किया है, हमारे देश में ये खुद हमारे देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम की ये उपज है, मतलब वहां पे, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन आवर के बाद शुरू किया जाता है, आफ्टर क्वेश्चन आवर। जब हमारे पार्लियामेंट का जो सेशन स्टार्ट होता है वो सबसे पहले क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आवर जब खत्म हो जाता है उसके बाद जीरो आवर शुरू होता है दोपहर में 12 बजे, ठीक। और मेन चीज क्या होती है कि जीरो आवर में बात किस चीज की होती है? इस जीरो आवर में क्या किया जाता है कि बिना किसी पूर्व सूचना के, कोई भी बिना पहले जानकारी दिए हुए लोकहित के मुद्दों पे चर्चा होती है। मान लो कोई प्रेजेंट में मैटर चल रहा है नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, ठीक है, अब उसे उठाना है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना जानकारी दिए हुए मंत्रियों को पूर्व सूचना के यहाँ पे लोकहित के मुद्दे उठाए जाते हैं कि देखिए ये मुद्दा चल रहा है, या सरकार इस चीज के लिए क्या कर रही है, ठीक है, सरकार के क्या स्टेप्स हैं, एक्शंस हैं, ठीक है। इससे ये कुछ तरह की चीजें उठाई जाती हैं जीरो आवर में, ठीक। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा जीरो आवर, ठीक। तो हमने यहाँ जीरो आवर से संबंधित काफी बातें डिस्कस की। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर? अर्थात राज्यसभा के सदस्य की अवधि कितनी होती है?
तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 6 इयर्स। 6 साल तक राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी अवधि होती है। अब देखिए जो राज्यसभा है इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। राज्यसभा ये एक परमानेंट हाउस होता है। पहली बात तो डिसॉल्व नहीं होता। हमारा जो लोकसभा होती है वो हर 5 साल पे डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर से प्राइम मिनिस्टर्स और मतलब फिर से सांसदों का चुनाव होता है और सांसद आपस में मिलकर प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और वो एक टेम्पररी हाउस होती है। लेकिन राज्यसभा परमानेंट हाउस होती है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, ये हमेशा बनी रहती है। ठीक। और राज्यसभा का प्रावधान है आर्टिकल 80 में। ठीक। तो यहाँ पे क्या मेंबर हमेशा बने रहेंगे? नहीं नहीं, मेंबर जितने रहते हैं उनमें से हर 2 साल पे, एवरी 2 ईयर, हर 2 साल पे जो 1/3 मेंबर्स होते हैं ना वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक। ऐसी व्यवस्था की गई है कि हर 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए मेंबर्स चूज करके आते हैं। ठीक। इनका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल हर एक मेंबर का, वो कितना होता है? 6 साल। ऐसे अरेंज किया जाता है कि हर एक मेंबर 6 साल तक कार्य कर सके और ठीक है उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। ठीक। और इसके स्ट्रेंथ कितनी होती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की, वो होती है 250 मेंबर्स। आउट ऑफ दिस 250 मेंबर्स जो 12 मेंबर्स होते हैं ये प्रेसिडेंट क्या करता है? नॉमिनेट करता है अलग अलग क्षेत्रों से। वो खेल से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, लिटरेचर से हो सकते हैं, टीचिंग से हो सकते हैं, किसी भी फील्ड से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा 12 लोगों को। बाकी जो 238 लोग हैं ये अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चूज करके भेजे जाते हैं। ठीक। तो ये बातें रही राज्यसभा से संबंधित। और हाँ, राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम एज टू बी बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा 30 इयर्स। वहीं लोकसभा में जो मिनिमम एज होती है वो 25 इयर्स होती है। ठीक। तो इस प्रकार हमने राज्यसभा से संबंधित बहुत सारी बातें डिस्कस की। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन, अर्थात संसद में पहला लोकपाल बिल कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा 1971, अर्थात ऑप्शन ए। देखिए पूरी बात को समझते हैं। लोकपाल बिल पहली बात इंट्रोड्यूस, लोकपाल जो शब्द है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1963 में हमारी संसद में। ठीक। इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जो सांसद थी लक्ष्मी मल्ल सिंघवी। ठीक। लक्ष्मी, बस इतना ही नाम याद रख लेंगे तो भी हो जाएगा कि लक्ष्मी जी के द्वारा 1963 में संसद में पहली बार लोकपाल शब्द की बात की गई थी। लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, ये पूरा इनका नाम था। इनके द्वारा पहली बार लोकपाल शब्द की बात की गई। ठीक। मतलब वहां पे लोकपाल शब्द का वर्ण, मतलब संसद में पहली बार इसको डिस्कस किया गया कि लोकपाल होता क्या है, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी के द्वारा 1963 में। लेकिन पहली बार इससे संबंधित जो बिल है संसद में लाया गया था 1971 में, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, भंग हो गई, तो ये बिल पास नहीं हो पाया। ठीक। 1971 में भी एक लोकपाल का बिल आया गया था, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व होने के कारण वो बिल नहीं पास हो पाया। उसके बाद आप लोगों को पता होगा अन्ना हजारे का आंदोलन चला बहुत ज्यादा 2011-12 के दौर में, तब जाके 2013 में फिर लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित बिल पास हो पाया। ठीक। और इसे कहा गया लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2013। ठीक। तो अब आपको याद रखना है कब पास हुआ, 2013 में। पहली बार बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1971 में। और पहली बार लोकपाल शब्द की बात कब की गई थी? 1963 में। तो ये 3 साल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और जो पहले लोकपाल नियुक्त किए गए थे, जो फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, कौन थे? आप लोग ये नाम बताएंगे मुझे? एक सेकंड। तो पहले लोकपाल ऑफ इंडिया कौन थे? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे। मैं बता चुका हूं आप लोग को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, अर्थात भारत सरकार के संघीय संरचना निम्नलिखित में से किसे प्रदान करती है? 2 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम, 4 टियर सिस्टम, 1 टियर सिस्टम। इसका सही ऑप्शन होगा 2 टियर सिस्टम। ठीक। देखिए
फेडरल स्ट्रक्चर मतलब होता क्या है? पहली बात तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमने कहां से लिया है? कनाडा से। तो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। ठीक, जो भी कार्य हैं उनका डिवीजन हो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। इसे ऐसे पिरामिड बना के दिखाया जाता है कि जो भी कार्य होंगे वो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बटे होने चाहिए। ठीक, यही कहता है फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर जब लाया गया तो हमारे संविधान में बहुत से फेडरल फीचर्स आ गए। ठीक है, जिनसे हम कहते हैं कि हमारा संविधान है वो फेडरल है। ठीक है, फेडरल का मतलब जब भी आएगा आप याद रखिएगा कि डिवीजन ऑफ पावर, चीजों का डिवीजन हुआ है सेंट्रल और स्टेट के बीच। पहला बात तो है कि जो 7th शेड्यूल है वो है हमारे संविधान में। 7th शेड्यूल मतलब 7वीं अनुसूची में 3 सब्जेक्ट रखे गए हैं। केंद्र से संबंधित विषय हैं, राज्यों से संबंधित विषय हैं और कंकरेंट लिस्ट रखी गई है। कंकरेंट लिस्ट वो होती है जो दोनों में कॉमन होती है। ठीक, और अगर इसके अलावा कोई विषय आता है इन तीनों के अलावा तो रेसिडुअल में चला जाता है और फिर से केंद्र के पास ताकत आ जाती है उसको कानून बनाने की। ठीक, फिर हमारे यहाँ डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी है, मतलब हमारे यहाँ 2 तरह की सरकार चलती है, एक केंद्र स्तर पे एक राज्य स्तर पे, एक सेंट्रल लेवल पे एंड एक स्टेट लेवल पे। डुअल गवर्नमेंट होती है, डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी जो है ये भी फेडरल स्ट्रक्चर को बताती है। तीसरा हमारे यहाँ बाई कैमरलिज्म है, अर्थात द्विसदन है। जैसा कि पता होगा आप लोग को लोकसभा है और राज्यसभा है। जो लोकसभा है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, केंद्र पे लोकसभा भी राज्यसभा के द्वारा राज्य भी अपनी बात कह पाते हैं, रख पाते हैं। तो यहाँ पे बाइकैमरलिज्म के द्वारा फेडरल स्ट्रक्चर को बचाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि हमारे यहाँ एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब देखिए, एक रिटन है और सुपरमेसी है उस कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। सुपरमेसी, हाँ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात हमारे यहाँ जो संविधान है वही सबसे सुप्रीम है, सर्वोच्च है। देखिए, अगर केंद्र पावरफुल होती और हमारे यहाँ कोई लिखा संविधान न होता तो केंद्र जैसे चाहती वैसे कर लेती और राज्यों को दबा देती, कमजोर कर देती। राज्य मतलब बिल्कुल खत्म हो जाते, केवल केंद्र ही केंद्र रहती। लेकिन एक लिखे हुए संविधान की वजह से कि हमारे यहाँ नियम कानून लिखे हुए हैं और संविधान हमारा बहुत सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। इन दोनों प्रावधानों की वजह से केंद्र सरकार मजबूर हो जाती है, वह राज्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पाती। राज्यों के विषय राज्य ही संभालते हैं और केंद्र अपने विषय को लेकर रहती है। ठीक, केंद्र कोशिश तो बहुत करती है लेकिन वो राज्यों के हिस्से में नहीं घुस पाती क्योंकि एक लिखा हुआ संविधान है और उसकी सुपरमेसी है। और इसी के तहत एक और अगला पॉइंट भी है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात जो हमारा संविधान है उसमें जो रिजिडिटी है, मजबूती है, उसकी वजह से उसे ऐसे जब चाहे आप बदल नहीं सकते। हमने पढ़ा है ना कि हमारा जो संविधान है वो बहुत लचीला और बहुत कठोर नहीं है। तो फेडरल के मामले में वो क्या है, कठोर है, रिजिड है। ठीक, तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको यहाँ क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज मैंने 2 चीजें आपसे पूछी हैं तो आप उनका कमेंट में भी जरूर जवाब दीजिएगा। इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आशुतोष सिंह साइन ऑफ करता हूं।